गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हमने टॉपिक लिया था चिंतन, उसका अर्थ पढ़ा था, परिभाषा जानी थी और उसकी विशेषताएं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे चलते हैं, चिंतन के प्रकार पढ़ेंगे। चिंतन कितने प्रकार का होता है? चिंतन बेसिकली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यात्मक चिंतन। अब प्रत्यक्ष चिंतन क्या होता है? इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। यानी कि जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं उन पर आधारित वर्तमान की जो वस्तु होती है उस पर ये वाला चिंतन कहलाता है। जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति को बार बार हमारे घर आते देखते हैं तो उसके व्यवहार का मूल्यांकन हमारे चिंतन के द्वारा संवत हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में बार बार आया और हमने उसका व्यवहार पहचान लिया, क्योंकि जैसे वो व्यक्ति हमारे घर में बार बार आता जाता रहेगा तो हम उसका नेचर पता लग जाएगा कि वो कैसे नेचर का है, गुस्सेला स्वभाव का है या विनम्र स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि हमारे वो अनुभव है पहले के, क्योंकि वो हमारे घर में पहले आता था, इसलिए हमने उसका व्यवहार अभी जान लिया कि ये किस व्यवहार का है। नेक्स्ट है प्रत्यात्मक चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य में किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, छात्र अध्यापक को देखकर कहते हैं सर आ गए, यानी अध्यापक शब्द पूर्णता का बोध कराता है और छात्र उसका पूर्ण ज्ञान भी रखते हैं। यानी कि इस चिंतन के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे जो संबंध जो हमें पहले जैसे हमने आपको बता दिया गया कि ये आपके सर हैं, ये कौन है, टीचर है, ये मम्मी है, ये पापा है, तो उससे क्या होता है कि हमें बताया गया है कि ये कौन है। यानी कि हमारा पूर्व अनुभव है, हमने पहले सीखा हुआ है कि जो हमें पढ़ाते हैं वो टीचर हैं और जो हमें नहीं पढ़ा रहे हैं वो कौन है, मैडम है, पापा है। मतलब सबको हम इंडिकेट करते हैं, नाम दे देते हैं कि ये वो हैं, ये वो हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जब क्लास के अंदर छात्र अध्यापक को देखकर कहते हैं सर आ गए, क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है कि जो हमें पढ़ाने आ रहे हैं जो है वो कौन है, सर हैं। इसलिए हमारे पहले के अनुभव हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पनात्मक चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। जैसे माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे वहां से लौटने पर उसके लिए टॉफी लाएंगे। इस चिंतन को भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि कल्पनात्मक चिंतन, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करके सोच रहे हैं कि शायद हमारे लिए कोई कुछ होगा। यानी कि हमारी इमेजिनेशन है, कुछ सही नहीं है लेकिन इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं। जैसे कि जब माता पिता बाजार जाते हैं तो बच्चा कल्पना करता है, बालक कल्पना करता है कि मेरे मम्मी पापा मार्केट गए हैं तो मेरे लिए शायद वहां से चॉकलेट लेके आएंगे। वो क्या कर रहा है? सिर्फ कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। कोई निश्चित तो नहीं है कि वहां से चॉकलेट आएगी, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले कभी उसके पेरेंट्स लेके आए होंगे, इसलिए उसने कल्पना करी कि शायद आज भी लेके आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया है कल्पनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या होता है? यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। तार्किक चिंतन के अंतर्गत वो आता है जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे सामने, तो क्या होता है, हम उसका क्या ढूंढते हैं? समस्या का क्या ढूंढते हैं? समाधान ढूंढते हैं। और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें तार्किक चिंतन की आवश्यकता होती है। यानी कि तर्क वितर्क द्वारा हम कोई समस्या का समाधान अगर ढूंढ लेते हैं तो वो कहलाता है तार्किक चिंतन। ठीक है। ये तो हो गए इसके चिंतन के प्रकार। अब नेक्स्ट है चिंतन के सोपान। चिंतन के सोपान क्या होते हैं? चिंतन के सोपान है, 4 सोपान होते हैं। पहला है समस्या का आकलन। फर्स्ट है समस्या का आकलन। समस्या का आकलन मतलब करना, आकलन मतलब होता है मेजरमेंट करना। यानी कि जो हमारे सामने समस्या आ गई उसका मेजरमेंट करना, उसको आंकना कि ये समस्या कितनी बड़ी है, कैसे ये सॉल्व होगी, उसको मतलब मेजरमेंट करना। चिंतन समस्या से उत्पन्न होने से संपन्न होता है। मूर्त या अमूर्त समस्या जिज्ञासा के माध्यम से चिंतन का आरंभ करती है।
मूर्त से अमूर्त की ओर इस पथ में पड़ा जाता है। ठीक है, समस्या का आकलन मैंने समझा दिया है आपको। समस्या का आकलन क्या होता है, यानी कि हम समस्या को पहले मेजरमेंट करें कि समस्या किस रूप में है, कैसी है, कठिन है, सरल है, जो आसानी से सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, उसको पहले अपन आंक लें। यानी कि समस्या का आकलन करना पहला स्टेप होता है इसका। नेक्स्ट स्टेप होता है चिंतन करने का। जो पहला स्टेप था वो होता है समस्या का आकलन। चिंतन का जो चिंतन के जो नेक्स्ट स्टेप है उसका है संबंधित तथ्यों का संकलन करना। यानी कि जो संबंधित तथ्य है, यानी उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनको इकट्ठा करना। जैसे कि इसमें पढ़ते हैं अपन, समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र किया जाता है जो समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। यानी कि वो तथ्य, वो चीज़ें जो हमें समस्या का समाधान ढूंढने में हमारी हेल्प करें, उन सब तथ्यों को एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ जाती है तो वो कैसे दूर होगी, किसकी वजह से दूर होगी, किसकी सहायता से वो दूर होगी, किस कारण से वो दूर होगी, तो पहले उसको एकत्रित करना होना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें जितने भी वो तथ्य उससे रिलेटेड हैं उनको एक संगठन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि चिंतन का जो सेकंड स्टेप है वो है संबंधित तथ्यों का संलग्न करना, यानी कि इकट्ठा करना। अब नेक्स्ट है इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचना। तथ्यों का संकलन कर उनका विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यानी कि उन तथ्यों को जो हमने इकट्ठा किया, वो जितने भी सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, उसका निष्कर्ष किस पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। किन की सहायता से, तथ्यों के संलग्न की सहायता से हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है निष्कर्ष का परीक्षण। यानी कि जो निष्कर्ष निकला है उसका परीक्षण करना। चिंतन में प्राप्त परिणामों का परीक्षण कर उसकी जांच की जाती है। यानी कि उसको ऑब्जर्वेशन करना, चेक करना, टेस्ट लेना, इसमें चिंतन की वैधता तथा विश्वसनीयता की परीक्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे चिंतन के सोपान। अब नेक्स्ट हम नई क्लास में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। चिंतन का टॉपिक अपना खत्म, क्लियर हो गया है। ठीक है, थैंक यू, बाय।